सार एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, मैं हूं मोहन सेतिया और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सार। नमस्कार, न्यूज़ 21 में सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सार और मैं हूं आपके साथ बीएल सरोज। आज हमारे सार कार्यक्रम के जो मेहमान हैं कांग्रेस से जुड़े हुए, या ये कहा जाए कि जिनकी रगों में कांग्रेस खून में दौड़ती है, या जिन्होंने जन्म से लेकर के अब तक उम्र के इस पड़ाव तक कांग्रेस को जिया है, मिस्टर आरएस देव, जो चाकसू विधानसभा से उम्मीदवारी जता रहे हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की श्रेणी में आते हैं। या ये कहा जाए कि कांग्रेस के आम कार्यकर्ता से लेकर के अनेक पदों पर कार्य कर चुके हैं। आपका स्वागत है आरएस देव साहब हमारे इस खास कार्यक्रम सार में। और मेरे साथ आज जो सहयोगी है दीपशिखा। धन्यवाद सरोज साहब और दीपशिखा जी। देव साहब, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा जी, हमारे इस सार कार्यक्रम में हमारे दर्शकों के लिए, देश भर से दर्शक देख रहे हैं, ऐसा क्या विजन है आपका जो आप कांग्रेस में बचपन से लेकर के आज तक हैं, और क्या सोच है कि कांग्रेस आपके खून में, रगों में दौड़ती है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी बात है। जब भारत देश आज़ादी की लड़ाई के बाद भारत में समाजवाद के साथ में कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश को आगे बढ़ाने का, हर वर्ग को आगे बढ़ाने का काम किया। रजवाड़ों का राज को हटा दिया, मुगलों का राज हट गया और देश लोकतंत्र में आ गया। और जो हमारी देश के फ्रीडम फाइटर्स ने इस देश की सत्ता संभाली कांग्रेस के नेतृत्व में जी। और कांग्रेस पार्टी, गांधी जी जैसे महान नेता इस जमीन पे कभी चले थे, मेरे जन्म से पहले ही चले गए थे। नेहरू जी भी के जन्म के बाद में पैदा हुआ, वो 64 में चले गए थे, 27 मई 64 को, और मेरा जन्म 6 अक्टूबर 64 को हुआ था। जी। मैं आज 59 साल के पड़ाव पे हूँ। मैंने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने ही इस देश के सबसे कमज़ोर से कमज़ोर तबके को, जो गांधी जी की सोच थी, अंतिम व्यक्ति को आगे, उसको भी रिलीफ पहुँचे और उसको भी आगे उठाया जाए। समाज के अंतिम दौर पे खड़े शख्स तक सत्ता का लाभ पहुँचे और उनको अपलिफ्ट किया जाए। यही कारण है। यही कारण है। दूसरा कारण, उन्होंने सबसे पीड़ित लोगों में से एक, जो बहुत बड़ा विद्वान, जो गांधी जी, नेहरू जी के विजन में आए, वो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब को इस देश का संविधान लिखने के लिए जिम्मेदारी दी। और वो 2 साल 11 महीने 18 दिन में वो पूर्ण किया और वो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। ये देव साहब बहुत पुरानी बातें हैं, ऐतिहासिक बातें हैं, जितनी चर्चा उसके कारण से बदलाव आया जी कम होगी। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, ऐसा क्या कारण है कि जो आप आज चाकसू विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवारी जता रहे हैं, और क्यों पार्टी आपको ये जिम्मेदारी है? चाकसू विधानसभा क्षेत्र जयपुर जिले की एक तहसील है और वहाँ पर नंबर 1 मेरी समुदाय का, जिस बैरवा समाज से मैं आता हूँ, उस समुदाय का लगभग 25 से 30 हज़ार वोटर है। और वहाँ पर अब तक के पिछले मैं देख रहा हूँ, सिर्फ एक जाति का आधार देके? नहीं, जाति का आधार नहीं। मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पर प्रयोगशाला करते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपने नीचे के तबकों लोगों को भी अपलिफ्ट करने की कोशिश की है। एक बार वाल्मीकि समाज के कैप्टन मुकेश वाल्मीकि जी को टिकट दिया तो वहाँ के लोगों ने उनको जिता नहीं पाए। और फिर एक बार खटिक समाज, जो एसी वर्ग में से आता है, वो उनको जिता नहीं पाए, वेद प्रकाश सोलंकी जो भी वर्तमान विधायक हैं। फिर तीसरी बार जब बैरवा कम्युनिटी के विधायक को टिकट दिया गया तो वो जीत नहीं पाए, पर उनको 25 साल बाद में टिकट दिया, 20 से 25 साल बाद रिपीट किया प्रकाश बैरवा जी को। और उसके बाद में अभी जो वर्तमान सिटिंग विधायक हैं वो जीत पाए, जो कि उसका जो तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्यों दिया जाए? मेरे को चिंता है कि मैं कांग्रेस पार्टी का समाज के हर तबके में मेरा जुड़ा हुआ है। मैं गांधीयन कार्यकर्ता हूँ, मैं समग्र सेवा संघ का कार्यकर्ता हूँ, मैं दलित एक्टिविस्ट हूँ, मैं इससे पहले मैं कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ। तो मैं इन तीनों का सहयोग करता रहता हूँ ताकि गरीब को भी लाभ मिले और मानवाधिकारों को भी रक्षा करने का मैं। आरएस देव साहब का मानना है कि इनकी कम्युनिटी, बैरवा जाति जो है वहाँ प्रमुखता से है और 30 से 35 हज़ार वोट बैरवा जाति के, ये एक बड़ा कारण है। और साथ साथ इनका ये मानना है कि जो इन्होंने अब तक शुरू से लेके एक जुड़ाव समाज के लिए काम किए हैं, जो विभिन्न संगठनों में रहते हुए काम कर रहे हैं, वो एक प्रमुख आधार बता रहे हैं। मेरा सवाल है देव साहब आपसे जी, कि क्या लगता है
किस गुट को आप बिलोंग करते हैं? पायलट गुट को बिलोंग करते हैं, गहलोत गुट को बिलोंग करते हैं? क्योंकि आज कांग्रेस भी एक तरह से दो राहें पे खड़ी नजर आती है। मेरा कर्म और धर्म कांग्रेस है, और मैं हमारी पार्टी की नीतियां और जो संविधान है उससे कभी भी नीचे जाके बात नहीं आप करती। मेरे सवाल जो से फिर कानून भटक बन जाता सर, है। आप मेरे सवाल से फिर अलग जा रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि आपका चेहरा, आपका नेता अशोक गहलोत है या पायलट है? सीधा सवाल, सीधे शब्दों में। मेरा नेता राहुल गांधी है, और राजस्थान में नेता हमारे अशोक गहलोत, जननायक अशोक गहलोत है, जिन्होंने अपने जीवन काल में। सर, नहीं लगता आपको कि एक बात वही जा रही है कि हम भाजपा जो बात कहती है हमारा नेता नरेंद्र मोदी है, आप भी उसी टेक लाइन पे चल रहे हो? नो नो नो, राजस्थान के अंदर अगर किसी ने पूरे 75 साल में सबसे अधिक योजनाएं जनहित की, जो कल्याणकारी योजनाएं जो जारी की है, वो अशोक गहलोत साहब ने की है। कोरोना काल का बहुत बढ़िया मैनेजमेंट करने के बाद, उसके बाद में 10 बचत राहत बढ़त ये इसे चलाई कि महंगाई से त्रस्त जीवन हो गया था पूरे देश का। तो राजस्थान के जननायक मुख्यमंत्री ने 10 योजनाएं चलाकर राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू फूड, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ, राइट टू वेल्थ, यानी गरीबों को 1000 रुपये पेंशन, महिला पुरुष को जो 55 साल और 58 साल के हो गए हैं, 25 लाख रुपए तक का बीमा, हेल्थ का चैलेंजेस, जो बिना इलाज के लोग मर जाया करते थे गरीब लोग, उनको 25 लाख तक का इलाज मिल रहा है। वो इतनी हिम्मत गहलोत सरकार की देन है। गहलोत सरकार जननायक सीधे सीधे ये देव साहब विजनरी की है। बात करें, जो उनके विजन की बात करें, तो कहीं ना कहीं आरएस देव साहब को भी गहलोत सरकार, कांग्रेस सरकार की जो योजनाएं हैं उन्हीं का सहारा है। और जो एक माहौल है प्रदेश में कि लगता है कांग्रेस को कि हम रिपीट होने जा रहे हैं, राजस्थान का इतिहास बदलने की एक कोशिश जो इस बार देखी जा रही है कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार, गहलोत सरकार रिपीट होगी। ये आने वाला वक्त बताएगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं नहीं जाएगा। तीखे सवाल लगातार जारी रहेंगे देव साहब के साथ। राजेंद्र बैरवा की ओर से जयपुर के चाकसू विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में उम्मीदवारी जता रहे लोकप्रिय और सशक्त उम्मीदवार श्री आर.एस. देव को अग्रिम बधाइयां और शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सार। मेरे साथ चाकसू विधानसभा से कांग्रेस की उम्मीदवारी जता रहे मिस्टर आर.एस. देव जुड़े हैं और मेरे साथी सहयोगी है दीपशिखा। दीपशिखा, अगला सवाल आप पूछना चाह रही थी, क्या आपका सवाल? सर, जो 2014 में आपने बाबा रामदेव के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज करवाई, क्या कारण था करवाने का? योग गुरु स्वामी रामदेव बीजेपी से जुड़े हुए थे जी। और ये इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया कि राहुल गांधी दलित बस्तियों में जाते हैं हनीमून मनाने के लिए। ये शब्द थे इनके। इस पर हमारे डैमेज कंट्रोल में एआईसीसी ने भी 2 बड़े नेताओं को लगा रखा था, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि ऐसे योग गुरु को जेल भेजना चाहिए। और राजस्थान में मेरे को अखबार पढ़ने के तुरंत बाद सोचा कि ऐसे बाबा के खिलाफ, जो बाबा करे खराबा, देश में माहौल खराब कर रहे हैं। एक तो राहुल गांधी की इमेज को ठेस पहुंचाने का काम की, एक दलित तमाम आदि जनता को, जो आदि आबादी दलितों की जो महिला होती है, उस महिलाओं को उसने बदनाम करने की कोशिश की। तो इन दोनों ही के खिलाफ मेरा मन में यह आया विचार कि मैं इसके खिलाफ एफआईआर कराता हूँ। और मैंने ज्योतिनगर थाने में 20-25 वकीलों के और सामाजिक कार्यकर्ताओं को लेकर के मैं इसके खिलाफ एक एफआईआर कराई कि किसी के सम्मान को ठेस नहीं पहुँचना चाहिए, और ये बिल्कुल गलत है। ये बाबा लोग प्रदूषित करते हैं देश के माहौल को, सामाजिक ताने बाने को खराब देव साहब यहाँ रोकना चाहूंगा। अभी आपने एक शब्द बोला है, बाबा लोग प्रदूषित करते हैं देश के माहौल को। क्या सभी बाबा लोग करते हैं? मैं सभी के जो अच्छे करते हैं उनके लिए अच्छा बोला जाता है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी से अच्छे वही सिर्फ जो कांग्रेस को सपोर्ट करें? मैं नहीं कहता। अगर कांग्रेस से भी सपोर्ट कोई गलत करता है तो उस कांग्रेस पार्टी उसको बाहर निकाल देती है, या उसको उससे वरना उसको बिल्कुल अलग कर देती है, बाइकाट कर देती है अपने परिवार से। एक और आपने कभी बोला कि बाबा करे खराबा, किस बाबा के लिए शब्द आ रहे हैं आपके? किसे आप? मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ आपको। एक डासना देवी महामंडलेश्वर महंत यूपी में है जी। यति बाबा जी, जो नरसिम्हा आनंद बाबा के नाम से जाने जाते हैं जी। उनका एक मंदिर है, उस पर लिखा हुआ है कि मुस्लिम आर नॉट अलाउ। मैंने कि देखिए, बात कहीं ना कहीं एक डायलॉग पे आ गई है। एक फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की, मर्द फिल्म थी, उसमें लिखा हुआ था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउ, और यहाँ बात आ रही है कि मुस्लिम्स आर नॉट अलाउ। तो वो बात एक आपको बता दूं कि देव साहब दलित एक्टिविस्ट भी हैं। देखिए, प्रधानमंत्री भारत के जब से नरेंद्र मोदी जी आए, जब से उत्तर प्रदेश में 400 सीट एमएलए की होती है, 80 सीट होती है मेंबर पार्लियामेंट की,
उन्होंने एक सिंगल आदमी को टिकट नहीं दिया, यानी मुस्लिम समाज की कितनी बड़ी आबादी देश में, उनको उनका तिरस्कार किया और उनको सोशल बाइकआउट किया, यानी लोकतांत्रिक इस माहौल के अंदर एक भी सीट नहीं दी। ये तो बाबा भी वैसे बोलेंगे जैसे उनका आका होगा, तो जो आका से जुड़े में बाबा है वो ऐसा ही एजेंडा लेके चलते हैं, तो देश का माहौल खराब किया जाए, हिंदू मुस्लिम दंगे कराया जाए। दीपशिखा, बाबाओं की बात चल रही है, आपका कोई सवाल, आपके मन में कोई बात चल रही है, क्या पूछना चाहेंगे एक बार? बाबाओं के लिए मैं पूछ रही हूँ, जैसे कि रामदेव बाबा तो मतलब बहुत अच्छे काम करते हैं, योगा सिखाते हैं लोगों को, ऐसे अच्छे अच्छे मतलब बातें बताते हैं, स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं, फिर ऐसे उसने ऐसा बात क्यों कही राहुल गांधी जी के बारे में? बड़े बिजनेसमैन भी हैं बाबा, इतने बड़े बड़े, हाँ, उनके नाम से पतंजलि से चलते हैं। जब नरेंद्र मोदी जी हमारे झांसेबाज की तरह अपनी ओवर एक्टिंग करके झूठ बोलते हैं, 15 लाख रुपए देने की बात करते हैं, ये भी जुमला देते हैं, तो ये बाबाओं से नजरबंदी वाला जुमले निकाला जाते हैं। तो देश के अंदर चारों तरफ से जुमले, ये जुमलेबाज पार्टी है, तो ये इस तरह का माहौल खराब करते हैं। भाजपा पे सीधा आरोप है कि भाजपा झगड़ा पार्टी है, भाजपा जुमलेबाज पार्टी है, सीधे आरोप है देव साहब के। देव साहब, आरोप तो कांग्रेस पे भी कम नहीं लगते हैं, आखिर क्यों देश में सनातन धर्म का विरोध कर रही है कांग्रेस? बड़ा सवाल है मेरा आपसे। देखिए, आपने सनातन धर्म पे बोला है, सनातन शब्द का मतलब मैंने बता देता हूं मैं, जो मेरे संज्ञान में है। सनातन का मतलब है भूतकाल, सनातन में का मतलब भूतकाल, जो भूतकाल से चला आ रहा हमारी प्रैक्टिस, हमारे अनुभव को हम उसको वर्तमान में हमारे नई पीढ़ी को सिखाते हैं। दर्शकों के न्यूज 21 के दर्शकों को बता दूं कि आदरणीय देव साहब सनातन की वो परिभाषा बता रहे हैं, ये आपको बता दूं न्यूज 21 इत्तेफाक नहीं रखता है। देव साहब परिभाषा जी बजा रखें अपनी बात। सनातन का मतलब है जागृति, यानी कि हम पुरानी चीजों को जागृत करें। देव साहब जहां से शुरू किया था, देव साहब बात को मत बदलिए, जहां से शुरू किया था आप वहीं आइए प्लीज जी, भूतकाल से शुरुआत कीजिए। तो भूतकाल की बातों को हम वर्तमान लेके आते हैं, और वर्तमान में जो हमारा पाखंड है, जो हमारा झूठ है, जो हमारा आडंबर है, उसको हम इस वर्तमान में लेके चल रहे हैं। हमारे बच्चों को हम वो झूठ, पाखंड, आडंबर को सिखाते हैं। हम वर्तमान के इनोवेशन, जो आधुनिक युग है, उसके अनुसार रोको। आपके अनुसार मैं ये मानूं कि सनातन आडंबर है, झूठ है, पाखंड है? नहीं, ये जागृति, ये पुरानी चीजों को हम जागृत करते हैं यहाँ पे, और पुरानी आदतों को हम यहाँ लेके चलते हैं वर्तमान में नए इनोवेशन के साथ में। नए वर्तमान में हमको चलना चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए और भविष्य की राह देखना चाहिए। लेकिन हम हमारे बच्चों को भी पुराना आडंबर, पुरानी झूठी बातें जो चली आ रही है, उनको हम सिखाते हैं, वही चीजें हम हमारे बच्चों को देते हैं, बच्चे भी भविष्य में उसको लेके जाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये क्या मैं ये मानूं ये आपके विचार हैं या कांग्रेस पार्टी के? ये मेरे विचार हैं, जो मैंने महसूस किया है। सनातन का मतलब है जो अनादिकाल से, जो अनादिकाल की बातें, उनको झूठ और पाखंड और जो आडंबर है, उनको लेकर अभी भी चल रहे हैं हम। हमारे माननीय प्रधानमंत्री वो बोलते हैं कोरोना काल में वैक्सीन के बिना किसी का इलाज नहीं हुआ, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, ताली बजाओ, मोमबत्ती लगाओ, कोरोना भग जाएगा। तो क्या भगा कोरोना उससे? लेकिन कहीं ना कहीं वैक्सीन भी तो नरेंद्र मोदी ने दी है देश को। वैक्सीन तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा वायरोलॉजी डिपार्टमेंट की स्थापना कर दी थी। उन्होंने इंस्टीट्यूशन जो IIM और IIT की स्थापना कर दी थी, उन्होंने इसरो की स्थापना कर दी थी। ये उनकी देन है कि आज हमारा पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ था, उस स्ट्रक्चर की वजह से वैक्सीन हमारा तुरंत बन के तैयार हो गया। अदरवाइज हमारा देश भी उसी तरह से मरता जिस तरह दुनिया के लोग मरे। हमने बचा लिया दुनिया को, और दुनिया को सनातन की नई परिभाषा आ गई है। पिछले आडंबर, पिछले पाखंड, भूतकाल से जो चले आ रहे हैं, उनको हम नए एनवायरनमेंट में ढाल के परोसते हैं। सनातन उसे कहते हैं। ये हमारा नहीं, ये मानना है RS देव। जो अच्छी बातें हैं उनको भी सनातन में आना चाहिए, वो बराबर रहेगी, लेकिन जो खराब बातें हैं उनको छोड़ना चाहिए, क्योंकि अब डेमोक्रेसी है, आज इनोवेशन का युग है। आज हम मोबाइल से बात कर रहे हैं, पहले तो कहते थे कि यहीं से बात कर लेते थे बेतार यंत्र से। पहले बिना रामायण काल में देखते हैं हम कि हवाई जहाज चलता था, लेकिन हवाई जहाज हमने देखा नहीं। जब डेमोक्रेसी आई, जो आधुनिक युग है, तभी देखा। की बात आपने छेड़ दी है, सनातन की बात आप चली रही है, आप कितना मानते हैं रामायण? मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो उन्होंने मर्यादा में रह करके जो काम किया, वो उन बातों को तो हम आदर्श मानते हैं जी। और जो झूठ पाखंड फैलाते हैं, जैसे कि आज एक बड़ा भाई त्याग करके और अपना राज सिंहासन छोड़ के ले गया और छोटे भाई को दे गया। आज कितने बड़े भाई हैं इस देश के अंदर जो अपने छोटे भाई के लिए त्याग करके चले जाते हैं। मतलब आज राम की जरूरत है, राम की जरूरत है। जो उन्होंने त्याग किया वो जरूरत है आज। राम की जरूरत है। बने रहिए हमारे साथ, फिर लौटेंगे, सनातन पे बात करेंगे, राम पे बात करेंगे, रामायण पे बात करेंगे। हर बात पे हर तीखा सवाल होगा और जवाब होगा देव साहब का। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।
Introducing Kelbay Drinking Water with all its natural nutrients. धर्मेंद्र शर्मा की ओर से चाकसू विधानसभा क्षेत्र के सबसे मजबूत दावेदार बनकर उभर रहे आरएस देव को अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं आरएस देव जी। सर, पहले बात तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ कि आप चुनाव जीत के आए, आपको टिकट मिले। थैंक यू मैम। और मेरे एक सवाल आपसे कि वेद प्रकाश जी हैं जो वर्तमान विधायक हैं, उनका टिकट काट के आपको टिकट क्यों दिया जाए? मैं व्यक्तिगत किसी के खिलाफ नहीं हूँ। ये उनका 5 साल में उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उसके आधार पर अगर उनका टिकट पार्टी काटती है तो टिकट किसी दूसरे व्यक्ति को मिलेगा। तो मेरे सब यहाँ मैं रोकना चाहूंगा। अभी आपने एक शब्द कहा कि पार्टी काटती है, अगर पार्टी उनका टिकट नहीं काटती है तो भी क्या उनके साथ देंगे? मैं पार्टी की गाइडलाइन पे काम करने वाला इंसान हूँ। मैं कांग्रेस को अपना पहले बता चुका हूँ, धर्म और कर्म है मेरा। मैं उसकी खिलाफत, पार्टी की खिलाफत बिल्कुल नहीं करूँगा। देव साहब, हमारे दीपशिखा ने जो प्रश्न पूछा आपसे जी कि आखिर उनका टिकट काट के आपको क्यों दिया जाए? देखिए, जैसा कि अभी 1 महीने पहले लगभग वार रूम में जब हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन साहब यहाँ पे मीटिंग ले रहे थे, उस समय चाकसू की जनता आई थी यहाँ पे, जिसमें आपके मीडिया के तमाम मीडिया के लोग मौजूद थे। तो चाकसू की जनता आई थी यहाँ पे, मैं भी वहाँ पे अपने वेट कर रहा था कि हमारे को भी क्या बुलाया जाएगा मीटिंग में। तो चाकसू की जनता करीबन 300-400 लोग आए थे तख्तियाँ लेकर के वेद प्रकाश जी के खिलाफ कि उन्होंने ये किया वो किया। तो उसमें 2-3 बातें थी कि 2 बीजेपी के पार्षदों को उन्होंने नहीं, कांग्रेस के 2 पार्षदों को बीजेपी को सपोर्ट करवाया, ये उन पर वहाँ की जनता आरोप लगा रही थी। सभापति बनाया तो उनका जो सभापति या जिला प्रमुख जो भी बनाने में मदद की है, ये पहले भी छपा था, ये मैंने भी पढ़ा था। तो ये एक बड़ा कारण हो सकता है। ये कोई कारण नहीं है कि वो क्या बोल रहे थे और क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन ये कि माइनस ड्रॉबैक हो सकता है। टिकट कटने का कारण बड़ा हो सकता है, जो ये दिल्ली तक हाईकमान तक ये बातें पहुंचाई होगी लोगों ने। बहुत सारे लोग टिकट मांग रहे हैं। करीबन 33 लोगों ने फार्म अप्लाई किया था जब फर्स्ट डे चाकसू में ब्लॉक अध्यक्ष को और प्रभारी को वहाँ पर जब फार्म सबमिट किया था। तो उसमें से बहुत सारे लोग थे जो अनेक तरह की बातें करते हैं। तो मैंने भी सुना ये बात, मैंने भी देखा, मैं भी वहाँ मौजूद था। साहब, एक और सवाल मेरा, आप दलित नेता के रूप में जाने जाते हैं कांग्रेस में जी, एक पृष्ठभूमि आपके दलित नेता के रूप में है जी। ऐसे में आज का जो माहौल है, आज का जो माहौल तैयार किया जा रहा है जी, दलित बनाम स्वर्ण, आपने भी देखा जो कई पीछे आंदोलन भी हुए हैं जी। क्या लगता है आपको कि बाकी स्वर्ण कास्ट के जो लोग हैं, ओबीसी वर्ग है, वो आपको सपोर्ट करें? बिल्कुल, निश्चित तौर पे मुझे सपोर्ट करेंगे। मैं दलित वर्ग का हूँ और मुझे सपोर्ट इसलिए करेंगे कि मैं नॉन कंट्रोवर्शियल व्यक्ति हूँ। मैं निर्विवाद रहूँगा वहाँ पे। चाकसू मुझे टिकट दिया जाता है तो मेरे सभी वर्गों में मेरी मित्रता है। मेरी ब्राह्मण में भी मित्रता है, मेरी यादवों में मित्रता है, मेरी माली समाज में मित्रता है, मेरी मीणा समाज में, मेरे सब समाज से मेरे रिलेशन अच्छे हैं। सपोर्ट करेगा? जी बिल्कुल सपोर्ट करेगा। मेरे गुजर समाज से मेरे अच्छे रिलेशन है। मैं सभी बड़े जो राजनीतिक जो लोग हैं वहाँ पे, मैं सबको जानता हूँ। सब मेरे सबसे मैं क्लोज, मेरे टेलीफोनिक वार्ता और बातचीत होती है। चाकसू की जनता के लिए क्या प्रमुख वो काम जो आप करना चाहें? मैं चाकसू की जनता के युवाओं के बीच में उनका एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहता हूँ। एक तो ये, दूसरा एजुकेशन जब मिल जाएगा उनको तो उनको नौकरी की जो चिंता है, नौकरी सबको नहीं मिल सकती, मैं उनको रोजगारोन्मुखी बनाना चाहूँगा। क्योंकि गवर्नमेंट ने एमएसएमई के द्वारा बहुत सारी ऐसी लाभकारी योजनाएं राजस्थान सरकार ने और भारत सरकार की भी, हमारी कांग्रेस के टाइम पे गवर्नमेंट है और नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट से लेके प्रधानमंत्री क्या जरूरी है कि उन योजनाओं का, कांग्रेस की योजनाओं का फायदा दिलाने के लिए विधायक ही बनना पड़े? क्या जरूरी है? क्या एक आम कार्यकर्ता बन के फायदा नहीं दिला सकते? बिल्कुल, मैं बिना विधायक के भी मैं ये काम कर रहा था। मैंने लोगों को अभी काफी उत्साहित किया। 5 साल पहले दलित समाज के लोगों के लिए एक
हिंदुस्तान पेट्रोलियम, आईओसी और भारत पेट्रोलियम में जब गैस एजेंसियां निकलने आई तो इनका कोटा कभी फिल नहीं होता था। उस कोटे को पूरा कराने के लिए हमने एक दलित इंडियन इंडस्ट्रीज फिक की है, ऐसे एक डिक्की संस्था है, उसके साथ साथ सहयोग करके लोगों को जगाया और 57 लोगों को राजस्थान में हिंदुस्तान पेट्रोलियम और आईओसी और भारत पेट्रोलियम के गैस एजेंसी का ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस मिला। तो मैं बहुत लोगों को जगाया हूँ, चाकसू के लोगों को मैंने जाके बताया कई लोगों को, लेकिन जो जुड़ पाया, किसी को फाइनेंशियल क्राइसिस है, किसी को क्या है, किसी को क्या है, लेकिन उसमें भी फायदा मिलने की योजना बताई हमने कि आपको यहाँ 90% तक लोन मिल जाएगा। देव साहब, एक सवाल और मेरा आपसे, छोटा सा सवाल है। आप जिस पृष्ठभूमि को बिलोंग करते हैं जी, दलित वर्ग से आप आते हैं, इस समय जो माहौल, मेरा वही सवाल, मैं घूम फिर के बात वही करना चाहूँगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी से मान लीजिए, अन्य किसी दल से मान लीजिए, किसको आप मुख्य रूप से टक्कर में मानेंगे? किसी वैश्य समाज से कोई आएगा, स्वर्ण समाज से आएगा, वो टक्कर में रहेगा, या फिर दलित समाज से कोई नेता आएगा वो टक्कर में रहेगा, अगर आपको टिकट मिलती है तो? मेरे को अगर टिकट मिलती है तो मैं सभी मेरे जो स्टार लीडर है उनको मैं बुलाऊंगा और मेरे फेवर में प्रचार प्रसार के लिए उनको याद करूंगा। मुख्य रूप से जैसे गहलोत साहब है, 36 कौम के नेता है वो जी। मैं राहुल गांधी जी से भी अपील करूंगा कि वो आए, वो पूरे देश के नेता है, वो पूरे देश के नेता, पूरा विश्व उनकी तरफ देख रहा है कि वो भावी इस देश के निर्माता बनेंगे आगे। वो प्रधानमंत्री, कभी उन्होंने आज तक ये नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, ये उनका बड़ा त्याग है, कभी नहीं कहा। लेकिन वो डॉक्टर मनमोहन सिंह, परिवारवाद का आरोप तो लगता है, ये परिवारवाद का आरोप लगाने वाले खुद परिवारवादी है। इनके क्या राजनाथ सिंह जी के परिवार में से नहीं आए, या और किसी नेता के परिवार में से आए? क्या वसुंधरा मैडम राजस्थान में उनके बेटे को क्या नहीं बना रखा? जैसे और भी दिग्गज नेता है, उनके क्या परिवार के लोग नहीं है? बहुत लोग हैं, 17-18 लोग परिवार के लोग हैं, उनके बड़े बड़े नेता जिनके हैं। ये तो क्या भारतीय जनता पार्टी क्या है, झगड़ा पार्टी की तरह लगती है मुझे। ये इनके बाबा जो जगह जगह बाबाओं खड़ा करें, भगवादारियों का क्या काम है संसद में? और इनका काम है धर्म का काम करें, सेवा करें, लोगों की उनके दुख तकलीफ दूर करें। लेकिन ये राजनीति दर्शकों बड़ी बात कह रहे हैं आरएस देव साहब, झगड़ा पार्टी है, बाबाओं का क्या काम है? बाबा संन्यास लें, वहां रहे, संसद में और विधानसभाओं में इनका क्या काम है? बहस लगातार जारी होगी, हर सवाल होगा, बने रहे हमारे साथ। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। सुरेश चौधरी की ओर से चाकसू विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में सशक्त उम्मीदवारी जता रहे आरएस देव को अग्रिम बधाइयां और शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार आरएस देव जी। सर, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि अगर बाइलक आप ये चुनाव जीत जाते हैं, आपको टिकट मिल जाती है, तो आप चाकसू के लिए आप क्या योजना निकालेंगे, उनके लिए क्या करना चाहेंगे? मैं वर्तमान युग की दौर के अंदर हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, और वो एक अंग्रेजी शिक्षा भी मिले, संस्कृत भी सीखना चाहते वो भी मिले, हिंदी भी मिले, सभी शिक्षा का माध्यम मिले। और वो बच्चे, हमारे चाकसू के बच्चे जो एडजॉइनिंग द जयपुर राजधानी से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, बच्चे रोज यहाँ पढ़ने आते हैं, लेकिन 40 किलोमीटर दूर लगभग है चाकसू की दूरी। तो वहाँ पर बच्चों को और बच्चियों को अगर वहीं संसाधन मिल जाएंगे पढ़ने के लिए, कॉलेज बने अधिक से अधिक, तो वहाँ पे जरूरत है। आज अंग्रेजी माध्यम, बीजेपी या कई बार कटाक्ष करते हैं कि संस्कृत नहीं पढ़ाते। अभी नरेंद्र मोदी जी या किसी का ऐसा संस्कृत के बारे में बात करते हैं, हिंदी बढ़ावा होना चाहिए। लेकिन मैं आज जरूरत है हर बच्चे को अंग्रेजी की। ये मोबाइल है, अंग्रेजी भाषा समझता है ज़्यादा। दुनिया को पढ़ना है तो अंग्रेजी भाषा इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अगर बढ़ना है आगे और इंटरनेशनल अमेरिका तक जाना है, क्या अमित शाह के बच्चे, अमित शाह का बेटा या और भाजपा के बड़े नेता क्या विदेश में नहीं पढ़ रहे? क्या वो क्यों जा रहे हैं विदेशों में जाके, जब उनको अंग्रेजी जब आती है, जब वो तो वहाँ जा रहे हैं? नहीं कि वो शिक्षा की बात चली है तो एनसीईआरटी का एक नया फरमान सुनने में मिल रहा है, कितना सही कितना गलत हम वो नहीं कहते, कि एनसीईआरटी की बुक्स से, किताबों से इंडिया शब्द हटा रहे हैं, भारत जोड़ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? इंडिया और भारत दोनों संवैधानिक शब्द है, भारत संविधान में ये लिखा हुआ है, लेकिन उसको हटाया भारत, ये बीजेपी तो ये आदत बन गई है कि कांग्रेस ने जो किया उसमें क्या बदलाव करें। ये 9 साल के अंदर बदलाव कर रहे हैं। जैसे एक विधि आयोग था पहले,
जी। तो विधि आयोग ने नीति आयोग कर दिया। तो विधि का मतलब भी वही है, नीति का मतलब भी वही है। इंडिया का मतलब भी भारत है, भारत का मतलब भी इंडिया है। इसमें कौन सी बात है? क्या देश लोग समझते नहीं है? ये किसको बेवकूफ बना रहे हो मोदी जी? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? समझदार लोग हैं, बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं यहाँ पे, बड़े बड़े आर्टिकल लिखते हैं, आर्टिकल पढ़ते हैं लोग। ये देश को सब जानते हैं अच्छी तरह। जब देश जनता अपने नाप का 9 साल के कुशासन को देख लिया है, आपने जो अगर बातें की ऐसा है, किया जाता है, एनसीईआरटी की बुक्स में परिवर्तन किया जाता है, तो क्या कांग्रेस या एक दलित नेता होने के नाते, एक कांग्रेसी होने के नाते, क्या आप लोग विरोध करेंगे? देखो, एनसीईआरटी में दलित नेता का सवाल नहीं, यहाँ पे यह सवाल है पूरे देश की आवाम का। एनसीईआरटी में अगर इस तरह की जो बातें, मेरा सवाल सीधा सा, इंडिया शब्द अगर हटाया जाता है तो क्या विरोध? हमारा शासन आएगा तो हम उसमें ऐसा कुछ भी नहीं जहाँ पर इंडिया लिखा हुआ है इंडिया ही रहेगा, और जहाँ भारत लिखा हुआ भारत रहेगा, दोनों सब चलेंगे। उसमें कोई जरूरी नहीं है कि, लेकिन जो इन्होंने विशेष तौर पर भारत सब जगह भारत भारत कर रहे हैं, तो भारत तो पहले से ही है। जब इंडिया लिखा नेशन के बारे में आता है इंडिया, तो इंडिया का मतलब भारत समझते हैं लोग। इसमें कौन सी बड़ी बात आ गई? एक और मेरा आखिरी सवाल है चलते चलते। एक भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हूँ, बड़े नेता हूँ, जय श्री राम एक नारा लगता है, जय श्री राम और जय सिया राम, इतना अंतर देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये इंटेंशनली अगर जोर लगा के और अननेसेसरी बोलता कोई जय सिया राम, तो वो तो गलत है। और हमारे तो देश की बोलचाल की भाषा में सदियों से राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा बोला जाता है जी। हमारे एक दिग्गज नेता थे, वो अपनी राजेश पायलट साहब स्वर्गीय, वो तो अपने हर भाषण के बाद में राम राम साहब बोलते थे जी। हमारे अशोक गहलोत साहब क्या राम के काम को जानते नहीं है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बातों को वो नहीं अंगीकार करते हैं। हमारे गांधी जी जो थे, जब वो उनके नाथूराम गोडसे द्वारा हत्या की गई थी, वो आरएसएस बीजेपी के आइडियोलॉजी वाले जो पता नहीं पा रहे थे कि ये देश का एक ये गांधी, ये बुजुर्ग आदमी, इसके पूरे देश में आंधी आ गई आज़ादी लाने की, कि इसको कैसे हटाया जाए। तो उन्होंने कोई पद भी नहीं लिया, इतना बड़ा त्याग किया, आज़ाद दिलाने में उनके पूरा देश लग गया, और उन्होंने कोई पद नहीं लिया। और वो एक बिरला मंदिर के पास में वहाँ पर रहते थे, और हरिजन बस्ती में। और जब उनको गोली लगी तो उनका नाम एक ही निकला था, हे राम, हे राम, हे राम। तो आप किसको कहते हैं? ये तो बीजेपी वाले जानबूझ के जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे भाई, आप भी कहने से बोलेंगे कि हम राम तो इस देश की मिट्टी में है, आवाम के बोल में है। इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? ये बीजेपी वाले तो अननेसेसरी चिढ़ाने वाली बात है। राम कहाँ नहीं है? राम मन में है, दिल में है, जुबान पे है, कण कण में है, देश की मिट्टी में है। जरूरी नहीं कि जय श्री राम ही कहा जाए। हर हमारा कांग्रेस का नेता राम राम सा बोलता था, बोलते रहेंगे, बैर किसी से नहीं है। और कुछ नवीन योजनाओं के साथ, नवाचार के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी उम्मीदवारी जता रहे हैं आर एस देव साहब। हमारी शुभकामनाएं लगातार आपके साथ है देव साहब, आप आए, धन्यवाद। धन्यवाद आपका। धन्यवाद सरोज साहब। सभी दर्शकों का नमस्कार, देखते रहिए साथ। मुझे बुलाया आपके टीवी